हमें जिस मौजू पे बोलने के लिए कहा गया है वो है एजुकेशन एज द मेन HRD इंस्ट्रूमेंट फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट नेशन बिल्डिंग। अब हम इस मौजू पे आना चाहते हैं कि एजुकेशन HRD इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा और इसका नाता हमारे दीन से भी कैसे है। हम इस बात की तायद करना चाहते हैं जो बातों को हमसे पहले लोगों ने मेंशन किया कि तालीम सॉल्यूशन है, तालीम से सॉल्यूशन होगा, इस बात की हम तायद करते हैं। कुरान शरीफ की जिस आयत का हमने शुरुआत में मेंशन किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने आपको रूए ज़मीन पे खैर उम्मत बनाया, यानी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटीज़। आप लोगों की बेहतरी, कौमों की बेहतरी के लिए आपको अल्लाह ने बनाया। तो फिर वेलफेयर खैर क्या है? और ये खैर क्या सिर्फ हमारे ही बारे में बात हो रही है? कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ग्लोबल है, यानी सबके लिए है। खैर क्या है? तालीम खैर है, इंसाफ खैर है, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन खैर है, इक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन या जस्ट इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन खैर है। इस खैर की जिम्मेदारी किसको? हमको। तालीम की भी जिम्मेदारी हम ही को थी नेशनल कंटेक्स्ट में। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम तालीम प्रोवाइड करते पूरे मुल्क में, और जैसी हमारी जिम्मेदारी थी, कौमी जिम्मेदारी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, हम वैसी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर पाते। कैसे? तालीम से। क्यों? क्योंकि तालीम का लेना और देना ये हमारी कौमी, हमारी ईमानी जिम्मेदारी, लेकिन हम उसमें मिस कर गए। तो जब हम कई मिशनरी स्कूल्स में जाते हैं, आप ये देख रहे हैं कि वहाँ मिशनरी स्कूल्स, कई मिशनरी स्कूल्स हैं, लैक्स एंड करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहे हैं और वो अपनी क्वालिटी साबित भी कर रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में हमारे इंस्टीट्यूशंस की तादाद और मिशनरी की तादाद कम है। तो ये मकाम फिर इस तकाजे को बुलंद करने का है कि अल्लाह का जो हुक्म था कि तालीम एक वेलफेयर है, तो तालीम उम्मत की खैर के लिए जिम्मेदार हम हैं, पहले जिम्मेदार। तो अपनी तालीम के लिए, अपनी खैर के लिए जिम्मेदार और तमाम लोगों की खैर के लिए जिम्मेदार। अगर हमने क्वालिटी एजुकेशन दिया और हम ह्यूमन रिसोर्सेज को सही बना पाए, तो वो जज, अभी मेंशन किया गया था कि एक बेकसूर आदमी 25 साल के बाद जेल से निकलता है। क्यों? क्योंकि बेकसूर था। आज के पेपर में या कल के पेपर में हमने देखा कि एक बंदा 31 साल 31 ईयर्स के बाद वो जेल से निकलता है। क्यों? कि वो बेकसूर था। ये बात तो सही है, ध्यान से सुनिए, ये बात तो सही है कि जज अगर आपके होते तो आप इंसाफ देते, और ये भी बात सही है कि जो जज हैं उनको हमने नहीं बनाया, इसलिए वो जज हैं लेकिन उनके पास इंसाफ नहीं है। यह भी बात सही है कि अगर आप सही क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हम बना पाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ईमानदार लोग की अगर कमी है तो उससे नुकसान सबको है। तो ऑफिसर हो जाएं और ईमानदार ना हो, वो नहीं है, हमने नहीं बनाया, इसलिए वैसे हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एजुकेशन का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें और अपने तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी बनाएं और हमारे देश के तमाम बच्चों को हम बनाएं, ताकि जिन क्वालिटीज़ से सोसाइटी का वेलफेयर होता है, वो क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे डिफरेंट प्रोफेशंस में, ख़ास तौर पे वो प्रोफेशन जिन प्रोफेशन का नाता समाज से होता है, देश से होता है, उनमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकें। तालीमी तब्दीली लाने के लिए, या ये कहिए कि किसी भी कौम में तब्दीली लाने के लिए जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो तालीम है। यहाँ से हम अपनी मेन बात शुरू कर रहे हैं। किसी भी कौम में तब्दीली लाने के लिए, तब्दीली कहाँ लाना है? लोगों में। तब्दीली कहाँ आती है? ज़मीन में नहीं, तब्दीली लोगों में आती है। और तब्दीली फिर लाने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तब्दीली लाने का इंस्ट्रूमेंट है तालीम, एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के दो कंपोनेंट्स बांटिए, दो हिस्सा। एक तालीमी इदारे,
और दूसरा तालीमी इदारे को चलाने वाले एजुकेटर्स। ये हर कौम के दो कंपोनेंट्स हैं एजुकेशन के, आसानी से समझने के लिए दो हिस्से में बांटा हमने, एक तालीमी इदारे और दूसरा तालीमी इदारे को चलाने वाले एजुकेटर्स। अगर हम भी तब्दीली लाना चाहते हैं, अपनी कौम में अपने देश में बेहतरी लाना चाहते हैं, या किसी इलाके के लोगों में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो एजुकेशन का ये दोनों कंपोनेंट काम करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिश होना और उसका अच्छा होना, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले जो लोग हैं वो इफेक्टिव हों। अब पूरी कम्युनिटी में अगर हम एनालिसिस करें, थोड़ा सा हम ब्रेकअप कर देते हैं आसानी के लिए, हम एनालिसिस करें तो पूरी कम्युनिटी में जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी कम्युनिटी को बनाने के लिए। तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, मस्जिद का मेंबर, और फिर इनको इम्पैक्ट करने वाले लोग या कमिटीज या बोर्ड, ये एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इनको चलाने वाले तमाम टीचर्स, एजुकेटर्स कौन है? तो टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, एचओडी, वाइस चांसलर, मुदर्रिसीन, इमाम, और फिर इनको सपोर्ट करने वाले या इनको इम्पैक्ट करने वाले कमेटी के मेंबर्स और बोर्ड। तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ें। मेरी जो कोशिश है, मेरी कोशिश ये है कि जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो वहां से पढ़ करके बच्चे कैसे निकल रहे हैं, उनकी आउटपुट क्वालिटी कैसी है, ये मेरी मुहिम है जिस पे हम काम कर रहे हैं। उनकी आउटपुट क्वालिटी कैसी है, आउटकम पर्सनालिटी कैसी है। जैसे बच्चे ने ग्रेजुएशन से पढ़ाई कर लिया तो उसकी इतनी ज़्यादा पढ़ाई किया है, हायर एजुकेशन ले लिया है, तो उसको तो एक कंप्लीट पर्सनालिटी होना चाहिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी की सक्सेस के लिए, करियर के सक्सेस के लिए, अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए, अपनी सोसाइटी के अच्छे के लिए, अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर होने के लिए, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में अपने देश का नाम ऊंचा करने लगे। जैसे माशाल्लाह हमारे इरफान भाई हैं, नाम ऊंचा करने लगे, वैसा नौजवान हो जाए। जब इतनी ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी है, ग्रेजुएशन इज हायर एजुकेशन, तो हाईली क्वालिफाइड होने के बाद क्या हमारी तालीम हमारे बच्चों को वैसा निकाल पा रही है? तो ये सवाल है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है, और ये मकाम है जिस पे सोच करके चेंज और इम्प्रूवमेंट की कोशिश की जाने की ज़रूरत है। तो हम किसी एक इंस्टीट्यूशन को, वो एक इंस्टीट्यूशन जो चल रहा है और चाहता है कि हम इम्प्रूव करें, या हम गौर करते हैं कि हम लोग अपने इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें ताकि वहाँ से पढ़ने वाले तमाम लोगों की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके और हम वैसे नौजवान प्रोड्यूस कर सकें जैसे नौजवान की आज हमारे चैलेंजिंग वक्त में ज़रूरत है। तो वहाँ क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए? तो वो 7 एरियाज हैं, वो हैं 7 एरियाज। ऐसा कोई भी यहाँ पे जो एजुकेटर्स तमाम मौजूद हैं, खासतौर पे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, उनको खासतौर पे हम इस बात के लिए अटेंशन इनवाइट कर रहे हैं कि कौम को बनाने की जो मेन और फॉर्मल जिम्मेदारी है वो हमारी है। वी एजुकेटर्स आर दी मेनली रिस्पॉन्सिबल, फॉर्मली रिस्पॉन्सिबल पीपल टू प्रोड्यूस राइट क्वालिटी ऑफ सोसाइटी जनरेशन। इसलिए कि स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट ही कौम है। समाज कौन है? स्टूडेंट। देश कौन है? स्टूडेंट। लोग। फ्यूचर कौन है? आज का स्टूडेंट कल का फ्यूचर है। आज का स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूशन में है, क्लास में है, वही तो सोसाइटी है, वही तो नेशन है। तो वी एजुकेटर्स आर दी मेनली रेस्पॉन्सिबल पीपल। ऐसा नहीं समझे कोई और नहीं, हम। वी एजुकेटर्स आर दी मेनली रेस्पॉन्सिबल पीपल टू प्रोड्यूस राइट क्वालिटी। अब कैसे होगा? वी इंस्टीट्यूशंस आर दी मेनली रेस्पॉन्सिबल इंस्ट्रूमेंट, एचआरडी इंस्ट्रूमेंट। अब कैसे होगा? हमने बताया 7 पॉइंट है जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सिर्फ 7, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता है तो गौर करने के लिए सिर्फ 7 जगह पर उसका सिलेबस हम हिस्से में बांट दे रहे हैं ताकि आप लोग, हर आदमी जिन्होंने इस बात में नहीं सोचा होगा, सोच लें, जहन में ये बात आ जाए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 7 कंपोनेंट। सबसे पहला उसका सिलेबस। सिलेबस क्या? इज इट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस, इंडिविजुअल सक्सेस, फैमिली सक्सेस, सोशल सक्सेस? थैंक यू।
सोशल सक्सेस, कम्युनिटी सक्सेस एंड नेशन बिल्डिंग। इस पर्सपेक्टिव से सिलेबस डिजाइन है, ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा टीचिंग मेथड्स। आर वी यूटिलाइजिंग राइट टीचिंग एंड ट्रेनिंग मेथड्स इन ऑर्डर टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स, इन ऑर्डर टू डेवलप स्टूडेंट्स। पढ़ाने के लिए जो टीचिंग और ट्रेनिंग मेथड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको टीचिंग मेथड्स को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? सिलेबस पूरा करना या सही क्वालिटी का नौजवान प्रोड्यूस करना? ये दूसरा कंपोनेंट है। इसके डिटेल्स हैं, डिटेल तो मेंशन नहीं किया जा सकता है, हम सिर्फ आउटलाइन बता दे रहे हैं ताकि जहन में वो बात आ जाए। और तीसरा कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ द टीचर्स। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट टीचिंग इज इक्वल टू एजुकेशन। सब्जेक्ट टीचिंग इज नॉट इक्वल टू एजुकेशन। हो सकता है कि बहुत सारे एजुकेटर्स इत्तफाक ना करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इत्तफाक ना कीजिए। दरअसल हमें गौर करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट टीचिंग, हमारे एक टीचर थे, अलीगढ़ में हम पढ़ रहे थे, हमारे एक सर थे, तो वॉज डॉक्टरेट प्रोफेसर थे ही, किताबों के राइटर थे, रिसर्च के बहुत बड़े माहिर थे, लेकिन सर पढ़ाना बिल्कुल ख़राब थे। वो खुद कहते थे कि यार हमको पढ़ाना नहीं आता है। इसलिए इत्तफाक था, तो वो पर्सनली हम लोग को बताते थे, इसलिए जब वो बताते भी थे तो हम लोग को समझ में नहीं आता था। लेकिन हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देने का मकसद ये नहीं है, इस एग्जाम्पल को देने का मकसद ये नहीं है कि सब्जेक्ट नॉलेज कोई बहुत ही छोटा हिस्सा नहीं है, लेकिन हम ये इस बात को एम्फसाइज इसलिए किया क्योंकि सब्जेक्ट टीचिंग एक हिस्सा है। टीचिंग मेथड्स और ट्रेनिंग मेथड्स, इन तमाम का मकसद क्या है? स्टूडेंट का डेवलपमेंट, ऑप्टिमम स्टूडेंट डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड स्टूडेंट डेवलपमेंट। ओनली सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये तीसरा कंपोनेंट हमने बताया, और उसके डिटेल्स क्या है वो बताने का वक्त नहीं है। चौथा कंपोनेंट है एजुकेशन सिस्टम का, जहां इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं, वो है पर्सनालिटी ऑफ या ट्रेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी में भी चेंज लाने की जरूरत है। इनिशियली ये पहले सेशंस में, जैसे स्टूडेंट है उसका पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही जगह पे नहीं आया है, वो खुद पढ़ने के लिए पढ़ने की अहमियत उसने सीखी नहीं, समझा नहीं है। पढ़ेगा क्यों? जिंदगी में उसकी अहमियत क्या होगी, हासिल क्या होगा, जिंदगी कैसी चाहिए, अच्छी चाहिए, खराब चाहिए, ऊंची सक्सेस चाहिए, करियर में ऊंचा मकाम चाहिए, नीचा मकाम चाहिए। अगर इस बारे में उसने सोचा नहीं है, तब तो क्लास में बैठा भी रहेगा तो अटेंशन नहीं देगा, डेवलप नहीं करेगा। तो राइट स्टूडेंट की पर्सनालिटी पे गौर करना ये चीज जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटल चीज हैं जो रिजल्ट में तब्दीली लाती हैं। टीचर बहुत अच्छे, कॉलेज बहुत अच्छा, लेकिन जो स्टूडेंट वहां से पढ़ करके निकला 100% तो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो क्यों नहीं है? क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो मैटर्स। ये पांचवा कंपोनेंट हमने मेंशन किया। पहला सिलेबस पे दोबारा गौर करने की जरूरत है। दूसरा टीचिंग मेथड्स, तीसरा क्वालिटी ऑफ टीचर्स, चौथा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, पांचवा है रिव्यू सिस्टम, जिसको एग्जामिनेशन सिस्टम कहते हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल नहीं, और एग्जामिनेशन का मकसद पास करना नहीं है। ध्यान से, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं तो इम्तहान का मकसद इम्तहान पास करना नहीं है। रिव्यू सिस्टम का मकसद है रिव्यू करना। व्हाट टू रिव्यू? योर प्रोग्रेस। सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट में प्रोग्रेस किया तो सेशनल लिया हमने, रिवीजन किया इन द मॉर्निंग हर दिन, दिस इज रिव्यू, डेली रिव्यू मैकेनिज्म। वीकली टेस्ट लिया, रिव्यू मैकेनिज्म, इंप्रूवमेंट किया कि नहीं किया। फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनली, ये तमाम रिव्यू सिस्टम काहे के लिए? रिव्यू करने के लिए, प्रोग्रेस रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ। एग्जामिनेशन अपने आप में मकसद नहीं है, रिव्यू मकसद है एग्जामिनेशन का। तो ये रिव्यू, इफेक्टिव रिव्यू सिस्टम वी नीड। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, पांचवा कंपोनेंट ये है। छठा कंपोनेंट है इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि बिल्डिंग और नेसेसरी बैठने की जगह, लेक्चर हॉल, स्टेशनरी, etc। उस पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है हमको। और अगला कंपोनेंट है, सातवां कंपोनेंट है इंटरनल मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इंटरनल मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हर कंपोनेंट ठीक होने की पॉसिबिलिटी है आसान। लेकिन अगर इंटरनल मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी क्वालिटी ऑफ